हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने वाले हैं, इतिहास की। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास का टॉपिक आपका दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे इतिहास की, जिससे आप लोग अपनी वर्कशीट हैंड टू हैंड कर सकें। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों को अलग तरीके से वर्कशीट कराता हूँ, जिससे सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ सकें और अपनी वर्कशीट को पूरा अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, मैं अपने चैनल पे एक गेम भी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। ठीक है, उसकी मैंने लिस्ट अपनी पहली वीडियो में भी दी थी। ठीक है, आज भी मैं बता दूंगा और वो गेम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है मेरे चैनल पे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? सब्जेक्ट आपका रहेगा SST। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास कौन सी है? क्लास 8th। ठीक है बच्चों, वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, आपकी वर्कशीट कौन सी है? ये 4 अगस्त की। तो सभी बच्चे ये अपनी डिटेल फिल करेंगे फटाफट। अपनी आप लोग नोटबुक में लिखोगे विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास, ब्रैकेट में आप जरूर इतिहास लिखेंगे, क्योंकि देखो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इतिहास आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया, राजनीति हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, तो ये सब आपका सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड होता है। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में, और आप क्लास लिखेंगे 8th, फिर वर्कशीट का नंबर आप लोग डालेंगे, फिर अपनी डेट लिखेंगे। ठीक है, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम। फिर हम लोग वर्कशीट को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है पार्ट 2। ठीक है, देखो टॉपिक आप लोग जरूर लिखेंगे। देखो वर्कशीट में टॉपिक लिखने का क्या फ़ायदा होता है, उससे ये होता है कि आप लोग जब भी वर्कशीट कल को रिवाइज करोगे, अपने टीचर से चेक कराओगे, तो आपके टीचर को पता रहेगा कि बच्चे ने इस वाले चैप्टर की वर्कशीट के आंसर यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पार्ट 2 व्यापार से समाज साम्राज्य तक, ये जरूर सभी बच्चे ऊपर नोट डाउन करेंगे, और उप विषय भी लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। ठीक है, तो देखिए व्यापार से साम्राज्य तक, ठीक है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप लोग जानते होंगे, जो अंग्रेजों ने पहले कब्जा कर लिया था इंडिया के ऊपर, तो सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता ही आता है बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जरूर याद करेंगे, इस नाम को, कि पहली कंपनी कौन सी स्थापित की गई थी इंडिया के अंदर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखो इसमें पूरी डिटेल बताइए, मैं आपको अच्छी तरह पढ़ के समझाऊंगा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे। ठीक है, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखेगा उसी को उस गेम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखा कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, देखो पहले हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बादशाह आए। ठीक है, तो उन लोगों ने अपना अपना राज किया। ठीक है, तो लास्ट जो इसमें बताया गया है, आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह थे, ठीक है, औरंगजेब आखिरी। ठीक है, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीति क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ठीक है, एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें हम ये लोग हमें बताएंगे। ठीक है, वर्कशीट के थ्रू बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ, तो इसमें सब नीचे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर, ठीक है, इंतजाम हासिल किया। ठीक है, आप देखोगे 1600 ईस्वी में क्या था, महारानी एलिजाबेथ थी, उससे उन्होंने क्या पहले आए थे, इससे मिले थे, इससे आज्ञा ली थी। तो इसके थ्रू आज्ञा लेने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रथम में पूर्व से व्यापार का चार्टर इंतजाम हासिल किया। ठीक है, इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकारी मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से
होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, आप लोग देख रहे हो जो उन्होंने कंपनी की थी वो उसमें क्या है, सस्ती चीज़ों पर मतलब यहाँ से सस्ती चीज़ें बनाएंगे, खरीदेंगे और फिर वहाँ पे बहुत महंगे दामों में बेचने की मुनाफा कमा सकती थी वो कंपनी। ठीक है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, इच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। ठीक है, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। ठीक है, जो पुर्तगाली थे उससे पहले ही वो क्या थे, गोवा की तरफ से अपना उन्होंने ठिकाना बना लिया था रोजगार का। ठीक है, यूरोप में बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी। ठीक है, तो यूरोप में क्या थे, बाजारों में देखो जो इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं, सूती कपड़े मिलते हैं, रेशम मिलते हैं, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डिमांड थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वहाँ से व्यापार करते थे अपने यूरोप में बेचने के लिए। सभी यूरोपीय कंपनी ने बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, सभी यूरोपीय जो कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा के कारण, ठीक है, भारत में उन वस्तुओं की कीमत क्या बढ़ने लगी। ठीक है, और मुनाफा घटने लगा। ठीक है, इसमें दिया गया बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। ठीक है, देखो मान लो एक कंपनी यूरोप की है, एक कंपनी कहीं और की है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या हो गया, लड़ाई स्टार्ट होने लग गई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की गलेबंदी करना शुरू कर दी। ठीक है, इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले दुखी थे। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लैंड फैक्ट्री शुरू हुई। ठीक है, 1651 में हुई थी इंग्लैंड की पहली फैक्ट्री। ठीक है, हुगली नदी के किनारे, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उसके आसपास रहने के लिए कहा गया उन्हें, वो रहते थे। ठीक है, 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1659 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली। जो आसपास के 3 गांव थे उनकी क्या जिम्मेदारी भी खरीद ली। ठीक है, उसको मतलब खाना खिलाना, सब कुछ पालना पोसना। ठीक है, जिसमें एक गांव कालीकता, ठीक है, कालीकता वहाँ जगह का नाम है, ठीक है, था, जो बाद में कलकत्ता बना। ठीक है, कालीकता तट आपने सुना होगा पहले। ठीक है, जहाँ पे वो पहली बार आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, तो अब इसे कोलकाता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोलकाता भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जिसमें आप लोगों को प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को पूरी देखेंगे एंड तक। ठीक है, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है वही उसका आंसर दे पाएगा। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, जो कंपनी थी उनसे मतलब एग्रीमेंट ले लिया था, जिसके अनुसार कंपनी मतलब बिना शुल्क चुकाए, मतलब कुछ दिए बिना व्यापार वहां पर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो उसके गांव की देखभाल भी कर रहे हैं, उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इन लोगों को हम बिना शुल्क के यहाँ पर व्यापार करने देते हैं। ठीक है, हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, देखो इसमें इतना ही बताया गया। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है,
जो भी स्टूडेंट, मैं अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका जो भी स्टूडेंट आंसर दे देगा, ठीक है, और वो स्टूडेंट मैं नोटिस करूँगा, अगर जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ अभी, अगर उसका आंसर दे दिया, और दूसरी बात, अगर वो स्टूडेंट मेरी वीडियो सारी देखता होगा, ठीक है, मैं चेक करूँगा वो स्टूडेंट देखता है या नहीं देखता, और वीडियो को अगर वो पूरी देखता होगा, ठीक है, अगर जैसे मान लो आप अभी नहीं देखते, ठीक है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो अभी जो आपकी आज की जितनी भी वर्कशीट है, मतलब इस हफ्ते की, अगर आप उस चैनल, मेरे चैनल से ही करोगे तो भी मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ आपने मेरे चैनल से ही करी है, तो इसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूँगा शनिवार को, ठीक है, मैं इसका करूँगा आपका मंडे को, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है, और ये मेरी वीडियो डेली देख रहा है मेरे चैनल से, अपनी वर्कशीट सारी मेरे चैनल से कंप्लीट कर रहा है, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी देख रहा है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर कर रहा है, ठीक है, और उसने इसका आंसर भी दे दिया, वो डेफिनेटली गिफ्ट जीत जाएगा, ठीक है, उस 5 गिफ्ट में से एक गिफ्ट आप जीत सकते हो। मैं एक बार आपको 5 गिफ्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपका हेडफोन है, ये आपका N95 मास्क है, ये आपका वॉलेट है, ये आपका वायरलेस हेडफोन है, और ये आपकी स्मार्ट वॉच है, ठीक है बच्चों, स्मार्ट वॉच, ठीक है। अब देखो मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो स्टूडेंट इसका आंसर दे देगा, समझ लो वो वो विनर है, ठीक है। अब मैं मेरा क्वेश्चन ये था, सबसे पहले भारत कौन आया था, ठीक है, मतलब भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, किसने की, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, टेलीग्राम पे और कमेंट में, ठीक है, जो भी बच्चा इसका आंसर देगा, ठीक है, आंसर देने के बाद, और जो बच्चा वीडियो सारी मेरे चैनल से करेगा, अपनी वर्कशीट मेरे चैनल से ही कंप्लीट करेगा, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा जो भी बच्चा आंसर देगा कि वो मेरे चैनल से कर रहा है या नहीं, और वीडियो को पूरी देखेगा शुरू से एंड तक, ठीक है, वो बच्चा डेफिनेटली, उसे मंडे को उसका नाम अनाउंस हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे कि वो स्टूडेंट सेलेक्टेड है, और ठीक है, वो स्टूडेंट सेलेक्टेड है, और उसके घर पे मैं गिफ्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नीचे वर्कशीट की तरफ, ठीक है बच्चों, इसमें सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, अपनी नोटबुक और पेन आप लोग निकाल लेंगे, जिससे आप लोग प्रश्न नंबर 1 देख सकें, ठीक है। इसमें दिया गया है ये, ठीक है, इसमें कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकारी चार्टर से क्या फायदा मिला। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चों। मैं कहीं से आपको उतार के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ना कहीं से आपको निशान लगवाऊंगा, मैं जो इसका एक्चुअल आंसर है मैं आपको वो करवाऊंगा, और बहुत ही कोशिश करूंगा बहुत ही छोटा करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपको जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर देना है। इसमें क्या पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एक एकाधिकारी क्यों कहा गया, ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकारी चार्टर से क्या फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो देखो इसमें ही बताना है कि आंसर नंबर 1 करेंगे हम लोग, ठीक है। चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी को यह फ़ायदा मिला, मिला कि अब कोई और कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बराबरी नहीं कर सकती, ईस्ट इंडिया, ठीक है, कंपनी की बराबरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती,
ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। पर्सन नंबर 2 आपको यहाँ से लेके नोट डाउन करें। यूरोपीय व्यापारी भारत की किन किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। ठीक है, वो कौन कौन सी वस्तुएं बेचना चाहते थे और उनका मुनाफा क्यों कम हुआ, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है। देखो इसमें हम लोग पहले पूछेंगे कि वो लोग क्या क्या बेचते थे। भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे। वो क्या करना चाहते, वहां पर लेके जाके बेचना चाहते थे। ठीक है, ये तो हमें ये पता चल गया। अब देखो इसमें बताना है, ठीक है, कि उनको मुनाफा क्यों कम होने लगा है। तो इसमें हम लिखेंगे बाद में अन्य कंपनी, बाद में अन्य कंपनी के आने से मुनाफा कम होने लगा। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। आपके जीवन से संबंधित किस क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित करता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि एकाधिकार किस तरीके से प्रभाव डालता है आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में या फिर आपके क्षेत्र में। ठीक है, तो उसका उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, देखो अब इसमें हम लिखेंगे, देखो किसी भी क्षेत्र में अगर आपका एक अधिकार होने लग जाए तो हमारे अधिकारों को क्या हनन होने लग जाता है। ठीक है, हनन होने मतलब अधिकार छीनने की वो रहती है संभावना। ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावना होती है। संभावना होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको कोई उदाहरण देना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप कहीं गए हो,
गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है। तो वहाँ पर जो फास्ट फूड की एक दुकान है, तो दुकान, ठीक है, क्या करता है कि ऊंचे दाम एक तो लेता है, ठीक है, और उसकी क्या मतलब चीज़ भी खराब होती है और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊंची दुकानें जैसे फास्ट फूड, ठीक है, ऊंची दुकानें जैसे फास्ट फूड। अब इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे कि दाम ज़्यादा, ठीक है। एक तो उनका दाम ज़्यादा होता है और गुणवत्ता खराब, ठीक है। एक तो देखो उसमें क्या होता है कि दाम बहुत ज़्यादा लेते हैं वो लोग, ठीक है, पर उसके हिसाब से, दाम के हिसाब से उसके अंदर गुण नहीं होते हैं खाने में, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है बस, ठीक है। ऊंची दुकान जैसे फास्ट फूड, दाम ज़्यादा, गुणवत्ता खराब। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से कि हनन हो रहा है संभावना का, ठीक है, मतलब अधिकारों का आपके। मान लो कोई ऐसी ऐसी अगर कोई बाहर की दुकानें आ जाएं, बाहर की बनने लग जाए, ठीक है, और आप उनसे खरीदो, तो आपको क्या होगा, एक तो आप पैसे भी ज़्यादा दोगे और चीज़ भी खराब मिलेगी, ठीक है। तो ये इस थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आपको, ठीक है, जो जिस स्टूडेंट ने पूरी वीडियो देखी होगी उसे डेफिनेटली पता चल गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको गेम के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको प्राइस बता दिए थे कि आपके ईयरफोन रहने वाला है, N95 मास्क, वॉलेट और आपका वायरलेस हेडफोन और आपकी स्मार्ट वॉच रहने वाली है, ठीक है। ये आपको विनर प्राइज में मिलेंगे। क्विज कंपटीशन के लिए आप लोगों को देखो क्या क्या करना है। एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग वीडियो को पूरी देखेंगे शुरू से एंड तक, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है टेलीग्राम पे और कमेंट के अंदर, ठीक है, दोनों की जगह आंसर देना है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। शेयर वीडियो विद योर 10 फ्रेंड्स, ठीक है। आपको क्या एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। सेलेक्टेड स्टूडेंट का नाम, ठीक है, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस होगा, ठीक है। तो वो हर मंडे को मैं अनाउंस किया करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट होगा, ठीक है। गिफ्ट उसके घर पे एक हफ्ते के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे मान लो मंडे को आपका नाम आया तो मतलब उसी वीक में आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा चांस किस बच्चे के हैं जीतने के, जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है, ठीक है, जो बच्चा वीडियो पूरी देखता है, जो बच्चा डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करता है, जो बच्चा अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, अपने ग्रुप में भी शेयर करता है, ठीक है, वो बच्चा डेफिनेटली गेम जीतेगा। मान लो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया किसी क्वेश्चन का, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जो वीडियो पूरी भी देखता है, ठीक है, डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करता है, ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है, ठीक है, और उनको सब्सक्राइब करने को भी बोलता है। तो मैं देखूंगा भाई ये बच्चा तो प्रॉपर तरीके से है, पूरी वीडियो भी देख रहा है, डेली मेरे चैनल से कर रहा है, 10 फ्रेंड को भी शेयर कर रहा है, तो उसका नाम मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों।